हेलो फ्रेंड्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में आ गए। इसमें हम देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद करने वाला उसी को इसमें शामिल किए हैं। बैक्टीरियोफेज 170 हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं बैक्टीरियोफेज 174 में। बैक्टीरियोफेज लैम्डा के पास 48,502 बेस पेयर होते हैं। ये सब बात आपको याद रखना है कि बैक्टीरियोफेज 5 के पास 174 के पास 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा के पास 48,502 बेस पेयर होते हैं। ई कोलाई हैज 4.6 गुना 10 के पावर 6 बेस पेयर होते हैं। ई कोलाई के पास 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अगर हैप्लॉइड ह्यूमन है तो उसके पास 3.3 गुना 10 के पावर 9 बेस पेयर ऑफ डीएनए होगा। वहीं पे अगर डिप्लॉइड ह्यूमन आ जाता तो 6.6 गुना 10 के पावर 9 बेस पेयर ऑफ डीएनए होता। प्यूरिन का एग्जाम्पल ध्यान में रख लीजिए। प्यूरिन जो होते हैं वह एडेनिन ग्वानिन इसमें आते हैं। एडेनिन ग्वानिन प्यूरिन में आता है। एडेनिन ग्वानिन डाइन्यूक्लियोटाइड लिंक्ड थ्रू डाइन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं लिंक्ड थ्रू 3 से 5 डैश फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होते हैं। डाइन्यूक्लियोटाइड लिंक्ड थ्रू 3 से 5 डैश फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म 5 डैश इंड जो 5 डैश इंड ऑफ शुगर रेफर टू एज 5 डैश इंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। 5 डैश इंड का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन होता है। अदर इंड जो होते हैं वह फ्री OH ग्रुप होता है। 3 डैश कार्बन के साइड OH ग्रुप होता है और 5 डैश इंड के पास होता है वह शुगर होते हैं। तो ये ध्यान रख लीजिए। 3 डैश से 5 डैश फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है और 5 डैश इंड के साइड जो होते हैं वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है शुगर का और 3 डैश इंड फ्री OH ग्रुप होता है। इन RNA जो OH होते हैं OH reduced at second position in RNA the uracil found at the place of thymine जिसके कारण 5 इथाइल मिथाइल भी कहते हैं। 5 इथाइल मिथाइल RNA को कहते हैं। अब डीएनए की बात करते हैं। डीएनए में फर्स्टली ऑब्जर्व्ड एसिडिक बाई फ्रेडरिच मेइस्टर के द्वारा 1869 में जो डीएनए एसिडिक होते हैं वह फ्रेडरिक मेइस्टर 1869 में वो चीज़ बताए थे कि डीएनए जो होता है वह एसिडिक होता है। नेम्ड न्यूक्लियन उसका नाम दिया डीएनए का। तब वाटसन एंड क्रिक बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजेलिंड फ्रैंकलिन प्रोड्यूस्ड डबल हेलिक्स। तब उसके बाद वाटसन एंड क्रिक बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन वो दोनों ने वाटसन एंड क्रिक दोनों मिलकर एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेसिस पे बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजलिन फ्रैंकलिन प्रोड्यूस डबल हेलिक्स को प्रोड्यूस किए। हॉलमार्क बिटवीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ इरविन चारगाफ। हॉलमार्क जो होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में हॉलमार्क बिटवीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड दिस ऑब्जर्वेशन बाय इरविन चारगाफ दैट फॉर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए द रेशियो बिटवीन ए एंड टी ए और टी जो होते हैं बंधा हुआ रहता है वह डबल बॉन्ड से बंधा होता है और जी एंड सी होता है वह ट्रिपल बॉन्ड से होता है। आर कॉन्स्टेंट एंड इक्वल। ए एंड टी एंड जी एंड सी जो होते हैं वह कॉन्स्टेंट और इक्वल होते हैं। वायरस में अपोजिट होता है सेंट्रल डोग्मा। ह्यूमन में जैसे होता है सेंट्रल डोग्मा वायरस में इसका अपोजिट होता है। टिपिकल न्यूक्लियोजोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। जो टिपिकल न्यूक्लियोजोम होते हैं उसके पास 200 पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स प्रेजेंट होता है। डीएनए लेंथ 6.6 गुना 10 के पावर 19 बेस पेयर इनटू और सभी बेस पेयर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है 0.34 गुना 10 के पावर -9 मीटर। जिसके कारण कैलकुलेट करेंगे तो डीएनए लेंथ टोटल कितना आएगा 2.2 मीटर आएगा डीएनए का लेंथ। तो ये बात ध्यान में रख लीजिए। ह्यूमन डीएनए जो होते हैं 2.2 मीटर का वो होता है। डीएनए लेंथ फॉर पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन। तो और यहाँ पे है बात कि फॉर पैकेजिंग ऑफ क्रोमैटिन हायर level. For packaging of chromatin at higher level requires additional set of protein that collectively are referred
रिफ्लेक्टेड टू एज नॉन हिस्टोन क्रोमोजोम, जिसके कारण NHC प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पे है कि फॉर पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन दैट कलेक्टिवली आर रिफ्लेक्टेड टू एज नॉन हिस्टोन क्रोमोजोम। जब क्रोमेटिन को पैकेज करते हैं हायर लेवल, वहाँ पे प्रोटीन की आवश्यकता होती है जिसको नॉन हिस्टोन क्रोमोजोमल प्रोटीन कहते हैं। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में है कि 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन सीरीज एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किए हैं, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में एक्सपेरिमेंट किए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया पर उन्होंने किए। इस स्ट्रेन प्रेजेंट म्यूकस, जिसको पॉलीसेकेराइड कहते हैं, इस स्ट्रेन प्रेजेंट म्यूकस पॉलीसेकेराइड विच इज नॉट प्रेजेंट ऑन आर स्ट्रेन, जो इस स्ट्रेन पर म्यूकस जो होते हैं मतलब पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं इस स्ट्रेन पर, वह आर स्ट्रेन पर नहीं होता है प्रेजेंट। तो माइस इन्फेक्टेड विथ इस स्ट्रेन, जब इस स्ट्रेन से इन्फेक्ट किया जाता है माइस को तो वे वायरुलेंट होते हैं जिसके कारण वायरस मर जाते हैं। डाई फ्रॉम न्यूमोनिया के कारण वायरस मर जाते हैं जब माइस इस स्ट्रेन से इन्फेक्टेड करते हैं तो, और आर से जब करते हैं तो वह मरता नहीं है। इस स्ट्रेन हीट किल्ड जो होते हैं इंजेक्ट इनटू माइस तो माइस लाइव, जब वहीं पे इस स्ट्रेन को हीट किल्ड के साथ इंजेक्ट करते हैं तो माइस लाइव होता है। वहीं पे इस स्ट्रेन हीट किल्ड प्लस आर स्ट्रेन जो लाइव होते हैं जब उसको इंजेक्ट करते तो माइस इंजेक्ट इनटू माइस, जिसके कारण माइस मर जाते हैं। तो उससे वही निष्कर्ष निकाले हैं कि जेनेटिक मटेरियल इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट याद रख लीजिए, इस स्ट्रेन हीट किल्ड और आर स्ट्रेन जो लाइव होते हैं जब इंजेक्ट माइस में करते हैं तो वहाँ पे माइस मर जाते हैं। द जेनेटिक मटेरियल इज DNA, दिस प्रूव्ड बाय अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस 1952 में। दे वर्क बैक्टीरियोफेज, उन्होंने बैक्टीरियोफेज पर वर्क किए। बैक्टीरियोफेज पे वर्क करने के बाद उन्होंने ये बताया कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वह DNA होता है। ये किसने बताया? अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेस ने बताया था 1952 में। वर्कड ऑन बैक्टीरियोफेज, ग्रीव वायरस एंड मीडियम ऑफ रेडियो एक्टिव, जो उन्होंने एक मीडियम फॉस्फोरस एंड सल्फर का मीडियम था वहाँ पे वायरस को उन्होंने ग्रो किए। रेडियो एक्टिव जो फॉस्फोरस होते हैं कंटेन बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन बिकॉज DNA में फॉस्फोरस होता है। उन्होंने बताया कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मतलब रेडियो एक्टिव जो होता है वह फॉस्फोरस होता है, लेकिन नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन में वो नहीं होता है। रेडियो एक्टिव एस कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन बट नॉट DNA, तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेन होता है लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोटीन बिकॉज DNA में फॉस्फोरस होता है, और रेडियो एक्टिव्स कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन, रेडियो एक्टिव में रेडियो एक्टिव प्रोटीन होते हैं लेकिन DNA में ऐसा नहीं होता। तो रेडियो एक्टिव फेज अटैच ई कोलाई, रेडियो एक्टिव फेज को अटैच किया गया ई कोलाई से। रेडियो एक्टिव फेज अटैच ई कोलाई, द वायरस पार्टिकल वर सेपरेटेड फ्रॉम, वायरस पार्टिकल को सेपरेटेड किया गया। द वायरस पार्टिकल वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय स्पॉनिंग देम इन सेंट्रीफ्यूज, जब सेंट्रीफ्यूज किया गया तो वायरस पार्टिकल को अलग किया गया, तब बैक्टीरिया इन्फेक्टेड बाय वायरस, तो बैक्टीरिया इन्फेक्ट हुआ वायरस से। दैट हैड रेडियो एक्टिव DNA इंडिकेट पास्ट, जिसके कारण पता चला कि बैक्टीरिया इन्फेक्टेड बाय वायरस, वायरस के द्वारा बैक्टीरिया इन्फेक्ट हो गया जिसके कारण पता चला कि रेडियो एक्टिव DNA इंडिकेट पास्ट। तो जो होते हैं रेडियो एक्टिव DNA पास हुआ, इसी कारण इन्फेक्ट हो गया वायरस बैक्टीरिया के द्वारा। बैक्टीरिया इन्फेक्टेड बाय वायरस, वायरस के द्वारा बैक्टीरिया इन्फेक्टेड हो गया रेडियो एक्टिव DNA, इससे ये पता चला कि इंडिकेट पास्ट, DNA इस तरीके से वह पास्ट हुआ। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, सेमी कंजर्वेटिव DNA के बारे में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है अब वो हम देखेंगे। फर्स्ट इन ई कोलाई मैथ्यू एंड फ्रैंकलिन स्टाहल 1958 एक्सपेरिमेंट फॉलो, उन्होंने वो फॉलो किया। फर्स्ट इन ई कोलाई मैथ्यू एंड फ्रैंकलिन स्टाहल 1958 एक्सपेरिमेंट फॉलो,
ई कोलाई मीडियम कंटेनिंग, ई कोलाई जो होते हैं मीडियम कंटेनिंग 15 NH4Cl, वह हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन का है क्योंकि 15 है, यही इनकॉर्पोरेट करके न्यू डीएनए बनाता है। और जो 15N नो रेडियो एक्टिव दिस हेवी डीएनए मॉलिक्यूल बाय सेंट्रीफ्यूज सी एस सीजियम क्लोराइड, नो रेडियो एक्टिव डीएनए मॉलिक्यूल हैव सी एस, मतलब सीजियम क्लोराइड के पास कोई भी रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं होते। द नॉर्मल सेल जो होते हैं, नॉर्मल सेल कौन हो गया 14 NH4Cl में, दैट ट्रांसफर्ड करते हैं तब एक्सट्रैक्ट डीएनए रिमेन डबल हेलिकल, इसके कारण वह डबल हेलिकल ही रहता है जब इसको ट्रांसफ़र करते हैं। और इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो वह हेवी डीएनए दिस हेवी डीएनए मॉलिक्यूल बाय सेंट्रीफ्यूज सी एस सीजियम क्लोराइड में उसको ये करते हैं सेंट्रीफ्यूज। और नॉर्मल जब इसमें ट्रांसफ़र करते तो वह डबल हेलिकल ही रहता है। डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कल्चर 1 जनरेशन आफ्टर ट्रांसफ़र फ्रॉम 15N to 14N मीडियम, तो डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं जब फ्रॉम कल्चर से डीएनए को निकालते हैं 1 जनरेशन आफ्टर ट्रांसफ़र फ्रॉम 15N to 14N मीडियम, दैट इज आफ्टर 20 मिनट्स ई कोलाई डिवाइड, 20 मिनट्स में ई कोलाई डिवाइड इन 20 मिनट हाइब्रिड इंटरमीडिएट, सिंपल ई कोलाई डिवाइड करता है 20 मिनट में, फिर 20 मिनट बाद जो होते हैं डिवाइड होता है इंटरमीडिएट, तो 40 मिनट में सेकेंड जनरेशन होता है एंड हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए बनता है। तो सिमिलर, तो हाइब्रिड डीएनए एंड लाइट डीएनए बना, इसका मतलब ये कि वह सेमी कंजर्वेटिव था। सिमिलर एक्सपेरिमेंट यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थायमिडीन, सिमिलर एक्सपेरिमेंट यूज की रेडियो एक्टिव थायमिडीन to detect distribution of newly synthesized DNA in chromosome was performed on Weiss fava, जिसको फावा मतलब होता है बीन्स, by Taylor and Collagius in 98। DNA in the chromosome also replicates semi-conservative। Similar experiment use of radioactive thymidine to detect distribution of newly synthesized DNA in chromosome was performed on Weiss fava, मतलब जो सीम का बीज होता है उस पर वो परफॉर्म किया कि नहीं। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए बाय टेलर एंड कोलाजियस, उनके दोस्त 1958 में। डीएनए इन द क्रोमोजोम आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव, तो डीएनए जो होते हैं वह डीएनए इन द क्रोमोजोम में जो डीएनए रेप्लिकेट करता है वह सेमी कंजर्वेटिव होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी किया गया। तो सिमिलर एक्सपेरिमेंट यूज ऑफ रेडियो एक्टिव थायमिडीन के यूज से उन्होंने ये पता लगाया कि जो क्रोमोजोम होते हैं वह परफॉर्म करते हैं कि नहीं। सिंथेसाइज डीएनए इन क्रोमोजोम वाज परफॉर्म्ड ऑन वाइस फावा, तो बाय टेलर एंड क्लाजियस 1958। डीएनए इन द क्रोमोजोम आल्सो रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव। द मशीनरी एंड एंजाइम के बारे में यहाँ पर है, तो ये वाला पॉइंट्स याद रख लीजिए। जो 5 डैश और यहाँ पे लिख सकते थे 3 डैश इंड, जो 5 डैश से 3 डैश इंड होता है वो उसको कंटिन्यूअस सिंथेसिस कहते हैं। कंटिन्यूअस ये सिंथेसिस होते हैं 5 डैश से 3 डैश, और 3 डैश से 5 डिस जो होते हैं वह डिसकंटिन्यूअस होते हैं। टेम्पलेट डीएनए जिसको पेरेंटल डीएनए कहते हैं वह डिसकंटिन्यूअस होते हैं। 3 डैश से यहाँ पे 5 डैश हो जाएगा। और रेप्लिकेटिंग फॉर्क है, तो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस याद रखिए। और जो 3 डैश मतलब 5 डैश से 3 डैश जो होता है वह इस साइड होता है, मतलब हमारा लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में ये शो करता है कंटिन्यूअस का, और इस साइड जो होते हैं डिसकंटिन्यूअस का शो करते हैं 5 डैश से 3 डैश जो जा रहा है। डीएनए पॉलीमरेज फॉर डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन, ई कोलाई जो होते हैं डीएनए पॉलीमरेज होते हैं फॉर डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइजेशन। ई कोलाई 4.6 गुना 10 के पावर 6 बेस पेयर इंक्रीज, ई कोलाई 4.6 गुना 10 के पावर 6 बेस पेयर इंक्रीज 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। ई कोलाई जो होते हैं वह हर सेकेंड में 2000 बेस पेयर वह बनता है उसमें। ह्यूमन
ह्यूमन में 2000 बेस पेयर पर सेकेंड कितना मिनट में बनता है? 18 मिनट में ये बनता है, तो ध्यान में रख लीजिए ये चीज़। पॉलीमराइजेशन जो होते हैं अकर्स 5' से 3' इनके तरफ ये पॉलीमराइजेशन अकर्स होता है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पास तीन चीज़ होता है, एक प्रोमोटर होते हैं, एक स्ट्रक्चरल जीन होते हैं और एक टर्मिनेटर होते हैं। आरएनए नोड कोड शो कोडिंग स्ट्रैंड डिफाइनिंग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो जो कोडिंग स्ट्रैंड होते हैं आरएनए जो होते हैं वह कोड नहीं होता, जिसके कारण कोडिंग स्ट्रैंड को हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। तो ये वाला बस याद रख लीजिए क्या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होते हैं। तो आरएनए नोड कोड शो कोडिंग स्ट्रैंड डिफाइनिंग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन की बात कर लेते हैं। तो जीन जो होते हैं वह डीएनए कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल। जो जीन होते हैं जीन डीएनए कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स के लिए वह जीन डीएनए कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल। सिस्ट्रॉन अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। सिस्ट्रॉन एक डीएनए का सेगमेंट है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, तो वह सिस्ट्रॉन हो गया। मोनोसिस्ट्रॉनिक यूकैरियोट में होते हैं अ स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। मोनोसिस्ट्रॉनिक जो होते हैं वह यूकैरियोट में होते हैं, वहीं पे पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है वह प्रोकैरियोट में होता है। अ स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में होता है प्रेजेंट मोनोसिस्ट्रॉनिक। एक्सॉन्स कोडिंग और एक्सप्रेस सीक्वेंस ऑन मेजर और प्रोसेस्ड आरएनए। एक्सॉन क्या होते हैं? तो एक्सॉन जो है वह कोडिंग और एक्सप्रेस सीक्वेंस ऑन मेजर और प्रोड्यूस्ड आरएनए वो होते हैं एक्सॉन्स। कोडिंग और एक्सप्रेस सीक्वेंस एक्सॉन जो होते हैं वह ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ही आता है, जो कोडिंग और एक्सप्रेस सीक्वेंस करता है और मेजर और प्रोसेस्ड आरएनए। इंट्रॉन्स और इंटरवेनिंग में है कि सीक्वेंस्ड डू नॉट अपीयर और प्रोसेस्ड आरएनए। इंट्रॉन्स में या इंटरवेनिंग जिसको कहते थे सीक्वेंस डू नॉट अपीयर ऑन प्रोसेस्ड आरएनए में वह अपीयर नहीं होते हैं। एमआरएनए प्रोवाइड टेम्पलेट। एमआरएनए वह टेम्पलेट को प्रोवाइड करता है। टीआरएनए एमआरएनए का काम क्या है? एमआरएनए के ये ध्यान रख लीजिए, वह टेम्पलेट को प्रोवाइड करता है। टीआरएनए क्या करता है? ब्रिंग अमीनो एसिड एंड रीड जेनेटिक कोड। टीआरएनए का काम ये है कि वह एमिनो एसिड को लाना और जेनेटिक कोड को स्टडी करना। टीआरएनए का ये काम है। आरएनए क्या है? आरएनए प्ले ए स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन के दौरान आरएनए प्ले ए स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन के दौरान स्ट्रक्चरल रोल एंड कैटालिटिक रोल निभाना होता है आरएनए का। तो एमआरएनए प्रोवाइड टेम्पलेट, टीआरएनए ब्रिंग अमीनो एसिड एंड रीड जेनेटिक कोड और आरएनए पॉली स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। इनिशिएशन को सिग्मा फैक्टर के द्वारा ये होते हैं इनिशिएशन जब ट्रांसलेशन होता है। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रोमोटर एंड यूज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज होकर प्रोमोटर से बाइंड करता है और एंड यूज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के बनते हैं। इलोंगेशन ओनली शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए बाउंड टू एंजाइम। कुछ स्ट्रेच जो आरएनए का होते हैं ओनली शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए बाउंड टू एंजाइम ऑन्स पॉलीमरेज। एक बार वह पॉलीमरेज होकर इलोंगेशन में ओनली शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए बाउंड टू एंजाइम ऑन्स पॉलीमरेज होकर ये होते हैं पॉलीमरेज होकर वे आता है। इलोंगेशन ओनली शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए बाउंड टू एंजाइम ऑन्स पॉलीमरेज आता है। टर्मिनेशन द नेसेंट आरएनए फॉल, और इसमें कौन काम करता है? जो नेसेंट आरएनए होते हैं वह नीचे गिर जाता है और इसमें रो फैक्टर काम करता है। इन बैक्टीरिया सिंस द mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव,
इन बैक्टीरिया में बात करते हैं, इन बैक्टीरिया सिंस द mRNA does not require any processing to become active, also since the transcription and translation in same compartment, और बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यह सेम कंपार्टमेंट में होता है। सम टाइम ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया, कभी कभी दोनों एक साथ बैक्टीरिया में होते हैं। तो ये पॉइंट सबको ध्यान में रखने वाला है, इसलिए याद रख लीजिएगा। इन यूकैरियोट्स थ्री कॉम्प्लेक्सिटी ये होते हैं, यूकैरियोट्स में थ्री कॉम्प्लेक्सिटी कौन कौन होते हैं, जैसे एट लीस्ट थ्री आरएनए पॉलीमरेज इन न्यूक्लियस एंड क्लियर कट डिवीजन ऑफ लिवर, कम से कम 3 आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियस में होना चाहिए और तीनों के पास अलग अलग काम होना चाहिए। द आरएनए पॉलीमरेज जैसे 1 है वह ट्रांसक्राइब्स आरआरएनए, जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 है उसका काम क्या है, ट्रांसक्राइब्स आरआरएनए का ट्रांसक्राइब्स करना है। इसका आरएनए में कौन कौन आता है, 28S 18S एंड 5.8S, इसको ध्यान में रख लीजिए। आरएनए पॉलीमरेज 1 का काम क्या है, ट्रांसक्राइब्स आरआरएनए 28S 18S एंड 5.8S, वेयर आरआरएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, फोर टीआरएनए 5S आरआरएनए एंड SNRNA, ये आता है आरएनए पॉलीमरेज 3 में, इसको ट्रांसक्राइब्स करता है। और आरएनए जो होते हैं टू ट्रांसक्रिप्ट्स प्रीकर्सर ऑफ mRNA, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होते हैं वह आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब्स प्रीकर्सर ऑफ mRNA देन HNRNA। तो ये पॉइंट्स याद रख लीजिए। आरएनए पॉलीमरेज में जो आता है ट्रांसक्राइब्स करता आरआरएनए का, जिसमें 28S 18S एंड 5.8S आता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 में आता है टीआरएनए के लिए ट्रांसक्राइब्स करता है, जिसका 5S आरआरएनए एंड SNRRNA आता है। और आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होते ट्रांसक्राइब्स प्रीकर्सर ऑफ mRNA देन HNRNA। अब यहाँ पे प्राइमरी कंटेन बोथ हिक्जोन एंड इंट्रॉन्स एंड आर नॉन फंक्शनल होते हैं। जो प्राइमर जो होते हैं, प्राइमर कंटेन, यहाँ पे प्राइमर होगा, प्राइमर कंटेन बोथ हिक्जोन्स एंड इंट्रॉन्स एंड आर नॉन फंक्शंस, उसका कोई फंक्शन नहीं होता, हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। तो प्राइमर कंटेन बोथ हिक्जोन्स एंड इंट्रॉन्स एंड आर नॉन फंक्शन होते हैं, हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग, जिसके कारण उसको स्प्लाइसिंग कहते हैं। इंट्रॉन्स रिमूव्ड एंड एग्जॉन्स ज्वाइंट, जहाँ पे इंट्रॉन्स को हटाया जाता है और एग्जॉन्स को ज्वाइन करता है। HNRNA जो होते हैं अंडरगोज एडिशन प्रोसेसिंग, जिसको कैपिंग एंड टेलिंग में HNRNA ये जाता है। HNRNA कहाँ पे जाता है, एडिशन प्रोसेस कैपिंग एंड टेलिंग में ये जाता है। इन कैपिंग में क्या होता है, तो ध्यान में रख लीजिए। कैपिंग में एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, जैसे मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5' end of HNRNA in an इन इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5' end of HNRNA। एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5' end of HNRNA, 5' end of HNRNA के साइड जुड़ता है कैपिंग में जो अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 5' end of HNRNA इन टेलिंग। तो एडिनाइलेट रेसिड्यूज 200 से 300 आर एडेड एट 3' end इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। जो बेस पेयर होते हैं एडिनाइलेट रेसिड्यू 200 से 300 जो होते हैं वह आर एडेड होता है 3' end इन अ टेम्पलेट
independent manner. It is fully processed HNRNA जिसके कारण नाउ कॉल्ड mRNA कहते हैं, डेट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। यहाँ पे है टेलिंग में एडिनाइलेट रेसिड्यू जो होते हैं, एडिनाइलेट रेसिड्यू 200 से 300 आर एडेड एट 3 डैश इंड इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। इट इज़ फुल्ली प्रोसेस HNRNA नाउ कॉल्ड mRNA। अब उसको mRNA कहते हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन के लिए वहाँ ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट प्रोबेबली एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है वह एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम था, बहुत पुराना फीचर था जीनोम का। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स is reminiscent of antiquity of and the process of splicing represent the dominance of RNA world. The split gene arrangement probably ancient feature of genome. The presence of intron is reminiscent of antiquity of and the process of splicing रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ RNA वर्ल्ड। तो इसका कारण यहाँ पर ये ध्यान रख लीजिए, पुराना बात है कि द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट प्रोबेबली एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी मैनर में था ऑफ एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग प्रोसेस ये बताता है कि एक समय ये भी था जहाँ RNA वर्ल्ड डोमिनेंट था। अब जेनेटिक कोड में आ गए। जेनेटिक कोड में जो भी याद करने वाला पॉइंट है वो सब ये है कि कोडॉन ट्रिपलेट केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हरगोबिंद खुराना के द्वारा ये प्रोड्यूस्ड हुआ था। कोडॉन जो होते हैं वह कोडॉन ट्रिपलेट केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय हरगोबिंद खुराना, मार्शल एंड नाइडेनबर्ग। सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द कोड टू बी deciphered. सेवेरो ओक्वा एंजाइम मार्शल नायरेनबर्ग। सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जो सेल फ्री सिस्टम होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। फाइनली हेल्प द कोड टू बी डिस्क्राइब्ड, उन्होंने सेवेरो ओक्वा एंजाइम से ये इस एंजाइम के मदद से उन्होंने जो बताया कि सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इस एंजाइम के मदद से होता है, वो भी कहीं ना कहीं कोड करने के बाद ही बनता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज वाज also helpful in polymerizing RNA. Polynucleotide phosphorylase was also helpful in polymerizing RNA with defined sequence. Defined sequence in template. Polynucleotide phosphorylase was also helpful in polymerizing RNA with defined sequence in template. Independent manner जिसमें एंजाइमेटिक सिंथेटिक RNA होता है। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल कोड। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल कोड होता है, लेकिन बैक्टीरिया से ह्यूमन में जैसे यू वुड कोड फॉर फिनाइल एलिनिन सम एक्सेप्शन। जैसे यू जो होते हैं वह फिनाइल एलिनिन के कोड करता है पूरे में, लेकिन एक्सेप्शन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटोजोआ में इसका अलग है। ह्यूमन से लेकर बैक्टीरिया से लेकर सब में ट्रिपल यू जो कोडॉन होते हैं वह कोड करेगा फिनाइल एलिनिन के लिए, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटोजोआ में यह एक्सेप्शन है। इट कोड फॉर मिथायोनिन दैट इज AUG वह मिथायोनिन के लिए कोड करता है। UAA UAG UGA ये टर्मिनेटर कोडॉन होते हैं, तो ये ध्यान में रख लीजिए। tRNA के बात करते हैं। द एडेप्टर मॉलिक्यूल फ्रांसिस। द एडेप्टर मॉलिक्यूल जो होते हैं tRNA वह फ्रांसिस ने बताया था। tRNA यहाँ एडेप्टर मॉलिक्यूल होता है, फ्रांसिस बताया था। द tRNA देन कॉल्ड sRNA जिसको soluble RNA was also before the genetic code was calculated tRNA has an anticodon loop। ये जो tRNA के पास एंटीकोडॉन लूप होते दैट हैज बेसिस टू द कोड, जो कि बेसिस टू द कोड के लिए होता है। द tRNA इज कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल।
टीआरएनए होते हैं वह कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल होते हैं विच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल, वह इन्वर्टेड एल जैसा होते हैं। tRNA द adapted molecule Francis द tRNA then called sRNA जिसको soluble RNA कहते हैं was known before the genetic code, वह जेनेटिक कोड कहलाता है। कैलकुलेटेड tRNA हैज एन एंटीकोडन लूप होते हैं दैट हैज बेसेस टू द कोड। दैट tRNA इज कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल के जैसा हुआ दिखाई देते हैं। ट्रांसलेशन में आता तो फर्स्टली अमीनो एसिड ज्वाइंट बाय पेप्टाइड और तब एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी लिंक्ड टू अदर कॉग्नेट tRNA अ प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड चार्जिंग ऑफ tRNA। चार्जिंग ऑफ tRNA सबसे पहले होता है जहाँ पे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन होते बहुत सारे अमीनो एसिड्स और तब वह एक्टिवेटेड होते हैं एटीपी के मदद से लिंक्ड टू देयर कॉग्नेट tRNA अ प्रोसेस कॉमनली कॉल्ड चार्जिंग ऑफ tRNA स्टार्टिंग हुआ इन इट्स इन एक्टिव स्टेट जो होते हैं टू यूनिट्स व्हेन द स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर्स एन mRNA इन इट्स इन एक्टिव स्टेट द टू यूनिट व्हेन द स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर्स एन mRNA द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन बेगिंस। तो इस तरीके से इन इट्स इनएक्टिव स्टेट में दो यूनिट जो होते हैं व्हेन द स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर्स एन mRNA जब mRNA से वह इनकाउंटर्स करते हैं तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन्स बिगिंस। तो जो ट्रांसलेशन का शुरुआत ट्रांसलेशन से mRNA से प्रोटीन बनने की शुरुआत हो जाता है जब वह सब यूनिट ज्वाइन होते हैं। तो दीज आर टू साइड्स इन लार्ज सब यूनिट, इसके पास दो साइड्स होता है लार्ज सब यूनिट फॉर subsequent amino acid to bind to and there are two sites in large subunit। लार्ज सब यूनिट के पास दो साइट्स होते हैं फॉर सब्सिक्वेंट अमीनो एसिड टू बाइंड टू एंड दस क्लोज इनफ टू ईच अदर फॉर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। लार्ज सब यूनिट होते ताकि इसके पास बहुत सारा अमीनो एसिड आकर ज्वाइन हो जाए और क्लोज हो जाए। जब क्लोज होगा तो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होगा। द राइबोसोम आल्सो एक्ट एज कैटालिस्ट, राइबोसोम वहाँ पे कैटालिस्ट की तरह काम करता है जहाँ 23S RNA इन बैक्टीरिया इज राइबोजाइम, जो 23S RNA होता है बैक्टीरिया में वह राइबोजाइम होता है, वह कैटालिस्ट की तरह काम करता है। अनट्रांसलेटेड रीजन, जो अनट्रांसलेटेड रीजन होता है जिसको UTR भी कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन, present at both 5' end before start codon and at 3 end after stop codon। तो UTR दोनों जगह पे प्रेजेंट होते 5' end जो होते हैं वह बिफोर स्टार्ट कोडॉन एंड 3' end जो होते हैं वह आफ्टर स्टॉप कोडॉन में होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड फॉर इफ़िशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, ये इफ़िशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए ज़रूरी होता है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में बात करते हैं द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट फॉर फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के लिए इतना सारा फंक्शन आवश्यकता है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट बनना जरूरी है। देन प्रोसेसिंग लेवल जहाँ पे रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग होना जरूरी है। प्रोसेसिंग लेवल ट्रांसक्रिप्शनल लेवल में देख लिए फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट और प्रोसेसिंग लेवल में रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। फिर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जो ट्रांसपोर्ट होता है mRNA का था ट्रांसलेशन लेवल। तो इस तरीके से इतना सारा के कारण रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, प्रोसेसिंग लेवल, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA, फिर ट्रांसलेशन लेवल। अब बात करते हैं आगे जो बीटा ग्लाइकोसाइडेज इन सिंथेसाइज्ड बाय ई कोलाई। बीटा ग्लाइकोसाइडेज जो होते हैं इस सिंथेसाइज्ड बाय ई कोलाई, इट इज यूज्ड टू कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड। जो बीटा ग्लाइकोसाइड होते हैं वह किससे बनता है, ई कोलाई से। इट इज यूज्ड टू कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड, वह हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड के लिए आवश्यकता होता है। लैक्टोज इंटू ग्लैक्टोज
एंड ग्लूकोज द बैक्टीरिया यूज देन सोर्स ऑफ एनर्जी। गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज का यूज करता है बैक्टीरिया सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। In prokaryote, rate of transcriptional initiation is predominantly site for control of gene expression. Gene expression in prokaryote, rate of transcriptional initiation in the predominant site for control of जीन एक्सप्रेशन के लिए ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन होते हैं। इन अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इन अ transcriptional unit, the activity of RNA polymerase at a given promoter. In a transcriptional unit, the activity in a transcriptional unit, the activity in a transcriptional unit, the activity of RNA polymerase at a given promoter. जो आरएनए पॉलीमरेज के पास जो होते हैं वह प्रोमोटर के पास इंटर्न रेगुलेटेड बाय इंटरेक्शन विथ एक्सेसरी प्रोटीन। जो प्रोमोटर होते हैं वह एक्सेसरी प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। विच अफेक्ट इज एबिलिटी टू, इसका इफेक्ट होता है क्या है, विच अफेक्ट इट्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्टार्ट साइड, तो उसका स्टार्टिंग साइड पर वह इफेक्ट करता है। दिस प्रोटीन पॉजिटिव यानी कि एक्टिवेटर होते हैं। दिस प्रोटीन पॉजिटिव एक्टिवेटर एंड नेगेटिव जो होते हैं वो रिप्रेसर ये होते हैं। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोमोटर रीजन, accessibility of promoter region of prokaryotic DNA is in many cases the accessibility of promoter region of prokaryotic DNA in many cases regulated by interaction of protein with sequence termed operator। कभी कभी वह टर्म हो जाते रुक जाते प्रोमोटर रीजन से कोई इंटरेक्ट होते प्रोटीन, तो कभी कभी वे रुक भी जाते, वही बात यहाँ पे लिखा है। द ऑपरेटर रीजन इज एडजेसेंट, ऑपरेटर रीजन जो होते हैं the operator region is adjacent to promoter element in most operon and most cases। बहुत जगह पे ऑपरेटर रीजन जो होते हैं वह प्रोमोटर रीजन प्रोमोटर एलिमेंट से वह जुड़े होते हैं, पास में ही होते हैं। द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर, तो इस तरीके से जो होते हैं द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेटर बाइंड अ रिप्रेसर प्रोटीन, तो इस तरीके से रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड करता है और फाइनली वह निगेटिव फीडबैक देकर रुक जाते हैं। Each operon has its specific operator। ईच operon के पास स्पेसिफिक ऑपरेटर होते हैं। बाइंड अ रिप्रेसर प्रोटीन, जो रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड होते हैं। ईच operon हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर बाइंड अ रिप्रेसर प्रोटीन, जो रिप्रेसर प्रोटीन से बाइंड होते हैं। ईच operon हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर बाइंड अ रिप्रेसर प्रोटीन। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे आते हैं, एग्जाम्पल में यहाँ पे है कि each operon has its specific operator bind a repressor protein। फॉर एग्जाम्पल लैक ऑपरेटर, हर ऑपरेरॉन के पास स्पेसिफिक ऑपरेटर बाइंड के लिए होते हैं और रिप्रेसर प्रोटीन। जैसे एग्जांपल के लिए है, फॉर एग्जामिन लैक ऑपरेटर इज प्रेजेंट ओनली इन लैक ऑपरेरॉन। लैक ऑपरेटर जो होते हैं प्रेजेंट ओनली इन द लैक ऑपरेरॉन एंड इट इंटरैक्ट स्पेसिफिकली विथ लैक ऑपरेरॉन, जो खास तरह का लैक ऑपरेरॉन से इंटरेक्ट करता है एंड इट इंटरैक्ट स्पेसिफिकली विथ लैक रिप्रेसर से ओनली, वहाँ वे होते हैं रिप्रेस होते हैं स्पेसिफिकली विथ लैक रिप्रेसर ओनली, इससे इंटरेक्ट करते हैं। लैक ऑपरेटर लैक ऑपरेरॉन से ही हर चीज़ होता है। द इलूसिडेशन ऑफ लैक ऑपरेरॉन वाज also result of close association between geneticist फ्रैंकोइस जैकोब एंड बायोकेमिस्ट जैकी मोनार्ड। तो इलूसिडेशन ऑफ लैक ऑपरेरॉन वाज एज रिजल्ट ऑफ क्लोज, जो इलूसिडेशन होता है लैक ऑपरेरॉन का, ये क्लोज एसोसिएशन तीनों साइंटिस्ट के बीच में था, तब ये हुआ बिटवीन जेनेटिसिस्ट फ्रैंकोइस जैकोब एंड बायोकेमिस्ट जो थे, जेनेटिसिस्ट थे फ्रैंकोइस जैकोब एंड बायोकेमिस्ट थे जैक्यू मोनार्ड। ये दोनों के बीच में क्लोज एसोसिएशन था तब। इन लैक ओपेरॉन, जिसको लैक लैक्टोज कहते हैं, इन लैक ओपेरॉन जिसको लैक लैक्टोज कहते हैं, अ पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन,
यह पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रोमोटर, जो रेगुलेटेड होते हैं कॉमन प्रोमोटर से, एंड रेगुलेटरी जीन सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में पॉलीसिस्टोनिक आता है। इन lack of pyrrole, lactose is a polysystonic structural gene is regulated by a common promoter and regulated gene. Such arrangement is very common in bacteria. लैक ऑपेरॉन जो होते हैं पॉलीसिस्टोनिक जीन होते हैं, जो रेगुलेटेड किसके द्वारा होता है, कॉमन प्रोमोटर के द्वारा, एंड रेगुलेटरी जीन सच अरेंजमेंट इज कॉमन इन बैक्टीरिया एंड रेफर टू एज लैक ऑपेरॉन के रेफर होते हैं। लैक ऑपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन एंड थ्री स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। लैक ऑपेरॉन के पास क्या क्या चीज़ होता है, एक रेगुलेटरी जीन होता है जिसको आई जीन कहते हैं या इनहिबिटरी जीन कहते हैं। लैक ऑपेरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन एंड थ्री स्ट्रक्चरल जीन। तो आई जीन से पता चल रहा है कि यहाँ इनहिबिट करता है, यहाँ पे है कि इनहिबिट करने का मतलब रिप्रेस ऑफ लैक ऑपेरॉन। तो आई जीन कोड फॉर रिप्रेसर ऑफ लैक ऑपेरॉन, और जो कि आई यहाँ रेगुलेटरी जीन हो गया। थ्री स्ट्रक्चरल जीन में आ गया, जैसे जेड जीन जो होते हैं काम क्या करता है, जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसेक्राइड लैक्टोज इनटू मोनोमेरिक यूनिट, जैसे गैलेक्टोज और ग्लूकोज। जेड जीन का काम ये होता है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसेक्राइड, जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसेक्राइड में हेल्प करता है। द जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसेक्राइड। द जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसेक्राइड, जैसे लैक्टोज को वह मोनोमेरिक यूनिट में ब्रेक डाउन कर देता है जिसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज शामिल है। अब वाइजिन के बात कर लेते हैं, जेड वाई। तो वाइजिन काम क्या करता है, वाइजिन कोड्स फॉर परमिएज विच इज इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइड इन अ जीन इन कोड्स ट्रांस एसिटाइलेज। तो परमिएबिलिटी को यहाँ इंक्रीज कर देता है वाइजिन। कोड्स फॉर परमिएज विच इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैल अ जीन इन कोड्स अ ट्रांस एसिटाइलेज। अब वहीं पे जो लैक्टोज इज अ सबस्ट्रेट, लैक्टोज इज अ सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक्टोज एक तरह का सबस्ट्रेट है फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। एंड इट रेगुलेट्स स्विचिंग, इसका क्या है, इट रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन एंड ऑफ एप्रोन, यानी कि एप्रोन को स्विच बंद करना या चालू करना ये काम करता है। लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया, लैक्टोज प्रोवाइड करता है ग्रोथ मीडियम इन बैक्टीरिया में। लैक्टोज इज प्रोवाइडेड इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया। लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू सेल थ्रू परमिएज, लैक्टोज जो होते हैं वह मीडियम प्रोवाइड तो करता है, लेकिन लैक्टोज ट्रांसपोर्टेड इनटू सेल थ्रू परमिएज के द्वारा यह ट्रांसपोर्टेड हो जाते हैं। द लैक्टोज इज देन इंड्यूस द ओपेरॉन इन फ्लोइंग मैनर, जो लैक्टोज होते हैं वह इंड्यूस होते हैं फ्लोइंग मैनर में। पहले ये वाला डायग्राम को देख लीजिए, जैसे ये लैक ओपेरॉन होते हैं, वहाँ पे एक इनहिबिटरी जीन होता है जो काम करता है रिप्रेसर ऑफ प्रोटीन। तो रिप्रेसर ऑफ प्रोटीन यहाँ पे हो गया, रिप्रेस कर दिया, रिप्रेसर जो होते हैं वह ओ के साथ ज्वाइन करता है। रिप्रेसर बाइंड टू ऑपरेटर, जो रिप्रेसर होते हैं जब ऑपरेटर से बाइंड करता है रीजन जैसे ओ हो गया, तो प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपेरॉन, और ट्रांसक्राइबिंग जो यहाँ पे इनहिबिटरी जीन है वह रिप्रेसर एमआरएनए होता है, यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद उसको पॉलीमराइज होने नहीं देता है। इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यहाँ पे इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर में ये होते हैं। यहाँ पे है इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, यहाँ पे अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है तब, अगर इंड्यूसर प्रेजेंट होते हैं तो वो काम क्या करता है, रिप्रेसर ऑफ एमआरएनए, वहाँ पे इंड्यूसर होता है उसको इनएक्टिवेट रिप्रेसर को कर देता है। जैसे यहाँ पे इनहिबिटरी जीन है उसको इनएक्टिवेट कर दिया, इनएक्टिवेट करने के बाद जो लैक एमआरएनए होते हैं वह बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी काम करता है, परमिएज भी काम करता है, और ए जीन जो होते हैं वह ट्रांस एसिटाइलेज का भी काम करता है। तो यहाँ पे
जेड जीन का ये काम है और वाई जीन का ये काम है और ए जीन का यहाँ पर ये काम है तीनों का। तो देन या इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि लैक्टोज इज ट्रांसपोर्टेड इनटू सेल थ्रू परमिएज द लैक्टोज देन इंड्यूस द ओपेरॉन इन फॉलोइंग मैनर। तो लैक्टोज कैसे इंड्यूस होता है? द रिप्रेशर ऑफ द operon is synthesized all the time constitutively from the eye gene. The repressor protein binds to operator region of the operon and prevent RNA polymerase from transcribing को prevent करता the operon in the presence of inducer lactose allolactose. The repressor is inactivated by interaction with inducer, वह एक्टिवेटेड हो जाता है इन इज इन एक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विथ इंड्यूसर। दिस अलाउ आरएनए पॉलीमरेज जब एक्टिवेट होते इंटरेक्शन करता है इंड्यूसर से तो दिस अलाउ आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस आरएनए पॉलीमरेज करने में हेल्प करता है। दिस अलाउ आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू प्रोमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस्ड essentially regulation of lack of operon can also be visualized as regulation of enzyme synthesized by its substrate। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस्ड जो होते हैं essentially regulation of lack of operon can also be visualized as regulation of enzyme synthesized by its substrate। अब नोट में बात कर लेते हैं, कुछ इसमें है कि ग्लूकोज एंड और गैलेक्टोज कांट एक्ट एज इंड्यूसर। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कांट एक्ट एज इंड्यूसर, वह ग्लूकोज और गैलेक्टोज सिर्फ काम करेगा तो लैक्टोज ही काम करेगा। ग्लूकोज और गैलेक्टोज कभी भी इंड्यूसर की तरह काम नहीं करेगा फॉर लैक ऑपेरॉन। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन बाय रिप्रेशर रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन बाय रिप्रेशर इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। जब लैक ऑपेरॉन रिप्रेशर होगा इसका मतलब ये पता चल रहा है कि नेगेटिव रेगुलेशन वहाँ पे हो रहा है। अब एचजीपी के बात करते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सैड 3×10⁻⁹ बेस पेयर जो होते हैं इसको मेंटेन करने में इफ कॉस्ट रिक्वायर $3 में $3 पर बेस पेयर होते हैं। समझ सकते $3 एक बेस पेयर में, तो समझ सकते कितना रुपया खर्च हो जाएगा इसको अथी करने में, अरेंज करने में। ह्यूमन डिफरेंट 20,000 से 25,000 जीन इन प्रत्येक ह्यूमन में डिफरेंट होता है। हम और आप है तो वहाँ पे 20 से 25,000 जीन होगा ये डिफरेंस। गोल ऑफ एचजीपी जो होते हैं वह सीन और हैबिडाइटिस इलिगेंस ऑफ फ्री लिविंग नॉन, यहाँ पे है सीन और हैबिडाइटिस इलिगेंस ऑफ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नीमेटोड है। तो इसको भी पहचान करने का काम एचजीपी का है। यहाँ पर मेथोडोलॉजी ऑफ एचजीपी टू मेजर अप्रोच, ये है मेथोडोलॉजी ऑफ एचजीपी का। आइडेंटिफाइंग मेथोडोलॉजी ऑफ एचजीपी टू मेजर अप्रोच आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन दैट एक्सप्रेस्ड एज आरएनए, जिसको रेफर्ड टू एज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स कहते हैं, ETSS कहते हैं। आइडेंटिफाइंग ऑल सीक्वेंस जीन दैट एक्सप्रेस्ड एज आरएनए रेफर्ड टू एज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स कहते हैं। ETS को आइडेंटिफाई करना है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स और सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन ऑल नॉन कोडिंग ऑन कोडिंग लैटर असाइन डिफरेंट सीक्वेंस, जिसको सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। पूरे सीक्वेंस को पहचान का रूप में कोडिंग और नॉन कोडिंग को पहचान करना, ये मेथडोलॉजी ऑफ एचजीपी का है। मेथडोलॉजी ऑफ एचजीपी में सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द जीन एक्सप्रेस्ड एज आरएनए रेफर टू एज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, और तब उसके बाद सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम, पूरे को सीक्वेंस करना है। कोडिंग नॉन कोडिंग लेटर असाइन डिफरेंट सीक्वेंस एनोटेशन जिसको कहते हैं। फॉर डीएनए सीक्वेंस यूज्ड, डीएनए सीक्वेंस के लिए बीएससी का यूज करेंगे एंड वाईएससी का यूज करेंगे। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम का यूज करेंगे। डीएनए सीक्वेंस किया गया था फ्रेडरिक सैंगर के द्वारा। डिटर्मिनेशन ऑफ एमिनो एसिड सीक्वेंस, तो डीएनए सीक्वेंस्ड बाय फ्रेडरिक सैंगर। डिटर्मिनेशन ऑफ एमिनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन, द वन क्रोमोजोम सीक्वेंस वाज कंप्लीटेड इन मई 2006। द वन क्रोमोजोम सीक्वेंस वाज कंप्लीटेड इन मई 2006 में, एक क्रोमोजोम सीक्वेंस को ये कंप्लीट हुआ मई 2006 में।
This was the last of 24 human chromosomes. The one chromosome sequence was completed in May 2006. This was the last of 24 human chromosome. 22 ऑटोजोम एंड XY जो होते वह सेक्स क्रोमोजोम था. Genetic and physical maps on genome generated. Genetic and physical maps on genome interacted using information on polymorphism of restriction endonuclease recognition site and some repetitive DNA also known as microsatellite. Genetic and physical maps on genome generated using information on polymorphism of restriction endonuclease recognition sites and some repetitive DNA sequence known as microsatellite जिसको कहते हैं. सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम के कर लेते हैं कि इसका क्या क्या फीचर है. सैलिएंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम. ह्यूमन जीनोम कंटेन 3164.7 मिलियन बेस पेयर. ह्यूमन जीनोम के पास कितना होता है? 3164.7 मिलियन बेस पेयर होते हैं ह्यूमन जीनोम कंटेन. ध्यान में रख लीजिए, सब डाटा है ये सब. द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस. लार्जेस्ट डिस्ट्रोफिन एट 2.4 यूनिट पर लीटर होते हैं. डिस्ट्रोफिन में 1 लीटर में 2.4 यूनिट पर लीटर होते हैं. द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस. लार्जेस्ट डिस्ट्रोफिन एट 2.4 यूनिट पर लीटर. लेस दैन 2% ऑफ जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन. 2% से भी कम जो होते हैं जीनोम वह प्रोटीन के लिए कोड करते हैं. वन क्रोमोजोम है 231 से लेकर 2968 जीन्स होते हैं. एक क्रोमोजोम के पास देख लीजिए कितना जीन होते हैं. 231 से लेकर 2968 जीन ये हो सकते हैं एक क्रोमोजोम के पास. 1.4 मिलियन लोकेशन. 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल बेसिस डीएनए डिफरेंस जिसको SNP सिनेप्स भी कहते हैं. सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल बेसिस डीएनए डिफरेंस. सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस होता है वो कितना है? 1.4 मिलियन लोकेशन है. वेयर सिंगल बेसिस डीएनए डिफरेंस जिसको सिनेप्स सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करते हैं. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में है पॉलीमॉर्फिज्म. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वेरिएबिलिटी जेनेटिक लेवल. पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या हुआ है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वेरिएशन जेनेटिक लेवल इनिशिएटेड किसने किया? एलेक जर्फी. ही यूज्ड एज सैटेलाइट डीएनए. उन्होंने सैटेलाइट डीएनए का यूज किया एज अ प्रोब की तरह. शो दैट वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. उसके पास बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म था. इट वाज कॉल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीटेटर्स. VNTR जिसको कहते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. इट वाज कॉल्ड वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स. दिस यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व साउदर्न ब्लॉट. तो दिस यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व साउदर्न ब्लॉट जिसको कहते हैं. दिस यूज्ड अर्लियर साउदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR. हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडेम रिपीट्स. इट आइसोलेशन ऑफ डीएनए. तब उसको डीएनए को अलग किया गया. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आइसोलेशन ऑफ डीएनए. फिर डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. डाइजेशन ऑफ डीएनए को करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से. तब सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करते हैं. फिर ट्रांसफरिंग यानी कि ब्लॉटिंग टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन एज नाइट्रोसेलुलोज नाइलॉन. तो हम ट्रांसफ़र करते हैं ब्लॉटिंग टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन एज नाइट्रोसेलुलोज नाइलॉन के पास. तब हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग VNTR प्रोब के हम हाइब्रिडाइज मतलब डिफरेंस को पता करते. तब डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. तब डीएनए फ्रैगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा डीएनए फ्रैगमेंट्स को पता कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर वेरिएशन है. तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर समाप्त हुआ. थैंक्स फॉर वाचिंग.